आज जो है एडीसी में हमारा लास्ट कपलिंग टेक्निक्स है, दैट इज डायरेक्ट कपलिंग। डायरेक्ट कपलिंग, डायरेक्ट कपलिंग। इससे पहले हम दो कपलिंग टेक्निक्स ऑलरेडी कर चुके हैं। कौन कौन सी थी वो? ट्रांसफार्मर कपलिंग और एक थी आपकी आरसी कपलिंग। आरसी कपलिंग के हमने मेरिट्स बताए थे, डिमेरिट्स बताए थे। मेरिट्स मतलब गुण एंड डिमेरिट्स मतलब दोष, ठीक है। फिर उसके एप्लीकेशंस बताए थे कि हम उसको कहाँ यूज करते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखा था, उसका हमने वोल्टेज गेन देखा था। कल मैंने आपको जो कंप्लीट कराया, मैंने कंप्लीट कराया आपको ट्रांसफार्मर कपलिंग। ट्रांसफार्मर कपलिंग कैसे काम करता है, कपलिंग्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं कपलिंग टेक्निक्स की, वो कैसे फुलफिल करता है, हमें इनपुट कहाँ पे मिलती है, हमें आउटपुट कैसे मिलेगी, हमें वोल्टेज जो उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो देखा, वोल्टेज गेन और फ्रीक्वेंसी के बीच में। और हमें उससे ये पता लगा कि जो आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, अगर हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखें तो उसके अंदर वो ये कहता है कि आपका जो ग्राफ है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं सिर्फ वो बैठे, बाकी लोग 20 मिनट के बाद जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो आपका किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे आपका गेन हाईएस्ट आएगा, बाकी पे सबका गेन आपका कम। ये ट्रांसफार्मर कपलिंग था। फिर मैंने आपको इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी बताया कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इसका कैसे होगा, हम कहाँ पे यूज करेंगे, कहाँ पे यूज नहीं करेंगे जहाँ पे मैंने एफएम को लेके आपको चीजें समझाई, ठीक है। अब जो लास्ट कपलिंग टेक्निक है दैट इज अ डायरेक्ट कपलिंग, प्रत्यक्ष। मुझे लगता है इतनी हिंदी की जरूरत नहीं है, इतनी हिंदी तो आपको आती भी नहीं है, ठीक है। डस्टर नहीं है, है या नहीं है ये बताओ। ये क्या बात हुई है? देखो अब आपको नाम से समझ आ रहा है, डायरेक्ट कपलिंग मतलब डायरेक्टली जोड़ दिया। कपलिंग का मतलब क्या था? टू कनेक्ट। कपलिंग का मतलब क्या था? टू कनेक्ट। तो आरसी कपलिंग में आपने कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू कनेक्ट किया था एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे। ट्रांसफार्मर कपलिंग में आपने ट्रांसफार्मर के थ्रू जोड़ा था एक स्टेज को दूसरी स्टेज से, ठीक है। अब क्या कौन सी कपलिंग है? डायरेक्ट कपलिंग, मतलब आपने डायरेक्टली एक स्टेज की आउटपुट को दूसरे स्टेज की इनपुट से जोड़ दिया, ठीक है। तो मैंने आपको एक बहुत ही जनरल चीज बताई थी कि आपको पहले सर्किट बनाना है। सर्किट में क्या करेंगे? ट्रांजिस्टर। कौन से मोड में? कॉमन एमिटर मोड में। कॉमन एमिटर मोड में करोगे तो ये एमिटर वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये बेस है, ये कलेक्टर है, और ये एमिटर, ये आपका है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था हमें बाइसिंग टेक्निक्स को यूज करना है क्यू पॉइंट को स्टेबल करने के लिए डीसी के। तो उसमें कौन से बाइसिंग टेक्निक्स को यूज कर रहे थे? वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग, VDB, या पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग। समझ आ रही है? तो क्या करेंगे आप? ऐसे ही होगा ना। फिर आपका एक लिमिटिंग रेजिस्टर आप यहाँ लगाते हो और एक लिमिटिंग रेजिस्टर आप यहाँ पे, यही होता है। ये तो क्या बनाता है? R1 R2, देन ये आपका ट्रांजिस्टर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ VCC जोड़ देते, ठीक है। इसी तरह आप दूसरी स्टेज लोगे, ठीक है। इस तरह आप और इसको कर दोगे ग्राउंड। इसी तरह आप दूसरी स्टेज लोगे, दो स्टेज से तो बना के दिखाना ही पड़ेगा। फिर हम सेम काम करेंगे, कॉमन एमिटर, बेस, कलेक्टर, फिर रजिस्टर लगाएंगे। वी विल कनेक्ट द हियर, वी विल कनेक्ट हियर, वी विल कनेक्ट हियर, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि इसके अंदर अब एक ही स्टेज में एक ही AC यूज होगा, एक ही DC यूज होगा, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्टली कुछ ऐसे कनेक्ट कर दो, गेटिंग माय पॉइंट? हाँ या ना? और आप हमेशा अब तक ऐसे करते आ रहे थे,
सब में आपने ऐसे किया ना, मैं आपको इसलिए बना के दिखा रही हूँ कि अब आपके दिमाग में चीजें सेट होनी शुरू हो जाए। समझ आ रही है इतनी बार? तो ये तो आपका डीसी हो गया। अब आपको क्या करना था, यहाँ पे क्या करोगे, बेस बी, यहाँ पे अब 2 स्टेजेस के बाद में आप यहाँ पे क्या करोगे, आउटपुट लगाओगे आर एल, जहाँ से मिलेगी आपको बी। कोई प्रॉब्लम नहीं, अलग अलग ग्राउंड पे दिखा सकते हो, कॉमन ग्राउंड पे, ठीक है? समझ आ रही है मेरी बात? उसके बाद में अब हमें कपलिंग करनी है, डायरेक्ट कपलिंग। तो एक की आउटपुट को दूसरे की इनपुट बनाना है। तो इसकी आउटपुट कहाँ पे मिलेगी, कलेक्टर पे, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया आपके बेस पे। तो दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस पे इट इज कनेक्ट। समझ आ गई मेरी बात? दिस इज अ डायरेक्ट। समझ आ गई मेरी बात? आ रही मेरी बात समझ? डायरेक्ट कपलिंग समझ आ रहा है? इस डायरेक्ट कपलिंग में इसके अलावा आपको कुछ और नहीं दिखाते। अब इसकी वर्किंग कैसे होगी आपको बिल्कुल साफ साफ समझ आ रहा है। आप लिखोगे डायरेक्ट कपलिंग मेथड में एक स्टेज की आउटपुट को दूसरे स्टेज की इनपुट बनाने के लिए किसी भी रजिस्टर या कैपेसिटर का या किसी तरह के ट्रांसफार्मर का यूज नहीं किया जाता। आप सिर्फ सुने, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि हमें नाम से पता लग रहा है डायरेक्ट कपलिंग, और हमें डायग्राम से भी दिखाई दे रहा है कि आपने एक स्टेज की आउटपुट, एक स्टेज की कलेक्टर आउटपुट को दूसरे स्टेज की इनपुट बेस पे अप्लाई किया। यहाँ पे हमने किसी तरह का बीच में किसी भी कंपोनेंट का या किसी भी डिवाइस का यूज नहीं किया है, इसीलिए इसका नाम क्या है, डायरेक्ट कपलिंग। डायरेक्टली एक स्टेज की आउटपुट कलेक्टर से बेस की दूसरे स्टेज की बेस की इनपुट पे चली गई। समझ आ गई? तो डायरेक्टली कनेक्ट हो गया, ठीक है? अब इसमें ये आएगा, इसकी जो बात आएगी इसमें ये कहेगा कि जब इसमें किसी तरह की कपलिंग टेक्निक्स को यूज, मतलब किसी कंपोनेंट को तो यूज किया नहीं है, ठीक है? तो हमारा जो डीसी आइसोलेशन हमें कैसे मिले, डीसी को कैसे डिस्टर्ब नहीं करे, ठीक है? मैं पता किस चीज पे चल रही हूँ, आप मेरी बात समझिएगा। मैंने जब आपको सेकंड या थर्ड जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था, जो लेक्चर मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने सबसे पहले ये बताया था, वो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाया था। उसमें मैंने सिंपली आई जस्ट अपलोडेड द वीडियो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि व्हाई वी आर यूजिंग द कपलिंग टेक्निक्स, हम कपलिंग टेक्निक्स को क्यों यूज कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल जब बैक पे जाओगे लेक्चर थर्ड में, नीड ऑफ कपलिंग के नाम से वीडियो लेक्चर अपलोडेड है, तो आप वहाँ देखेंगे। सिर्फ आपको एक चीज़ समझनी है, हर चैप्टर को आपको इसी तरीके से लेके चलना है कि वो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कपलिंग के बारे में समझाया गया। कपलिंग क्यों समझाई गई? क्योंकि हमें गेन बढ़ाना था। गेन बढ़ाने के लिए आपने क्या किया, एक स्टेज की आउटपुट को दूसरे की इनपुट बना दिया, और इस तरह से आपने मल्टीपल स्टेजेस को यूज करके उसके गेन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। तो कुल मिला के कहानी ये थी कि आपने गेन को बढ़ाया, और गेन को बढ़ाने का एक ही तरीका है, अगर मुझे मुझे अपना काम जल्दी कराना है, गेन करना है मुझे, तो मैं क्या करूँगी, जैसे हम कहते हैं जो अपना वेट है वो पुट ऑन करना है, गेन करना है, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा खाएंगे तो आउटपुट क्या होगी, ज़्यादा होगी, वेट हमारा बढ़ जाएगा। समझ आई मेरी बात? तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम भी यही काम कर रहे हैं, एक स्टेज की गेन, दूसरे स्टेज की गेन, तीसरे स्टेज की गेन, चौथे गेन की स्टेज, एक का गेन फिर दूसरे पे दिया, उसने उसको और बढ़ाया, फिर तीसरे पे दिया, उसने उसको और बढ़ाया। तो जितना आपकी रिक्वायरमेंट थी आपने उतने ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर, उतनी स्टेजेस को, यहाँ पे मैंने 2 स्टेजेस यूज की हैं। एक स्टेज ये वाली है, ऐसा मैंने ट्रांसफार्मर में भी किया है, ऐसा मैंने आरसी कपलिंग में भी किया है। इसी तरह जो दूसरी स्टेज, अगेन फिर थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, फिफ्थ स्टेज, ठीक है? तो कपलिंग टेक्निक्स में वो ये कहता है कि एक तो हमारा गेन बढ़ जाए, पहले रिक्वायरमेंट, दूसरा वो ये कहता है एक स्टेज की जो डीसी है, डीसी बाई सी, वो दूसरे स्टेज की डीसी वैल्यूज को क्या ना करे, इफेक्ट ना करे, ठीक है? तो आरसी कपलिंग में ये काम कपलिंग कैपेसिटर ने किया था कि मुझे पता है कि मुझे इससे, आप ये चाहते हो, अमन ये चाहता है कि आशीष इसको डिस्टर्ब ना करे, तो क्या करेंगे, हमने क्या किया, इन दोनों को साथ साथ ना बिठाने की बजाय अलग अलग कर दिया, ना तो ये इससे बात करेगा ना ये इससे बात करेगा, तो लड़ाई नहीं होगी, ठीक है? तो हमने क्या किया, इन दोनों को रोक दिया। तो यही काम हमने यहाँ किया, हमने किया कि डीसी बाइसिंग में हम ये चाहते थे कि डीसी बाइसिंग डिस्टर्ब ना करे, तो हम डीसी वोल्टेजेस को, डीसी करंट को जाने ही नहीं देंगे, डीसी पैरामीटर्स को पास ही नहीं होने देंगे। डीसी पैरामीटर कौन से हैं, वोल्टेज और करंट, हम आगे वोल्टेज और करंट को एसी के साथ में पास ही नहीं करेंगे। उसके लिए मैंने क्या किया था आरसी कपलिंग में,
मैंने उसके साथ में कैपेसिटर को एक स्टेज से दूसरे स्टेज के बीच में लगा दिया। उस कैपेसिटर ने क्या किया, डीसी पे वो काम ही नहीं करता क्योंकि उसमें फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, तो उसने उसको क्या कर दिया था, डीसी पे हमारा कैपेसिटर काम नहीं करना है तो उसे डीसी को पास होने ही नहीं दिया। हो गया काम खत्म। यही काम सेम जो हमारी रिक्वायरमेंट कपलिंग की थी, फिर हमने एक और नई टेक्निक निकाली क्योंकि हमारी जो डीसी आरसी कपलिंग थी वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं थी। ठीक है, जब हमें केवल एक रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे चाहिए तो वहाँ पे वो काम नहीं कर पाते। ठीक है, तो हमने जैसे एफएम वगैरह में हमें वहाँ पे इस हमारी आरसी कपलिंग से हमारा काम नहीं चलेगा। फिर हम चले ट्रांसफार्मर कपलिंग, जो क्या करती थी कि एक स्पेसिफिक चैनल को ही कैप्चर कर देती, कल जो मैंने समझाया। तो ट्रांसफार्मर कपलिंग, ट्रांसफार्मर क्या करता है, फिर ट्रांसफार्मर वही काम करता है, हमें डीसी आइसोलेशन रखना है, डीसी के किसी पैरामीटर को इनपुट से आउटपुट पे पास नहीं होना देना, एक स्टेज के दूसरे स्टेज में पास आउट नहीं होने देना। तो फिर उस केस में क्या हुआ कि ट्रांसफार्मर ने वो काम किया, ट्रांसफार्मर को हर स्टेज के बीच में हमने लगा दिया, क्योंकि ट्रांसफार्मर डीसी पे काम ही नहीं करता, वो फ्लक्स जनरेट ही नहीं कर पाएगा। जब करंट चेंज ही नहीं, फ्लक्स फ्रीक्वेंसी जनरेट ही नहीं, फ्रीक्वेंसी नहीं होगी वहाँ, तो करंट कहाँ फ्लो करेगी, क्योंकि फ्लक्स कहाँ आएगा, V=π/A कहाँ आएगा, नहीं आएगा। और जब वो नहीं आएगा तो आपका ट्रांसफार्मर में क्या होगा, उसकी इस तरह की कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगी, सेकेंडरी पे कुछ जाएगा ही नहीं, तो डीसी पे तो काम करेगा ही नहीं, वो सब किस पे काम करेगा, एसी पे काम करेगा, खत्म होगा। अब हम तीसरी चीज पे चलते हैं। तीसरी हमने देखा कि अगर हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी वैसी ना हो के हम कुछ और नई टेक्निक निकाले जिसमें सर्किट भी छोटा हो जाए, जिसमें हमारा सर्किट भी छोटा हो जाए और हमारा काम भी बहुत बढ़िया हो जाए। फिर हमने एक और कपलिंग निकाली टेक्निक्स, डायरेक्ट कपलिंग। उस डायरेक्ट कपलिंग में आप देख रहे हो ना ट्रांसफार्मर यूज किया है ना आपने रजिस्टर यूज किए, ये रजिस्टर नहीं, ये रजिस्टर तो ट्रांजिस्टर के हैं, कपलिंग के रजिस्टर्स को अलग से कोई रजिस्टर्स आपने यूज नहीं किया, आपने अलग से कोई कैपेसिटर यूज नहीं किए, आपने कोई एमिटर बाईपास कैपेसिटर यूज नहीं किया, आपने कोई कलेक्टर कपलिंग कैपेसिटर यूज नहीं किया, आपने कोई ट्रांसफार्मर यूज नहीं किया, आपने डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर दिया। तो अब कहानी ये आती है कि मैम अब ये काम कैसे करेगा। तो हम वापस फिर अपने पहले थर्ड लेक्चर पे पहुंचते हैं कि कपलिंग टेक्निक ये कहती है कि आपका जो डीसी है वो पास नहीं होना चाहिए, डीसी पास नहीं होना चाहिए। तो वो तो मुझे समझ आ रहा है। देखिए मुझे ये पता है कि जब आपकी लो फ्रिक्वेंसी होगी, जब आपका फ्रिक्वेंसी लो होगी, ठीक है, तो हमें पता था कि पहले मैं इसको और ज़रा डिटेल में बता देती हूँ कि ये तो आपको समझ आ रहा है कि इसकी इनपुट कैसे यहाँ जाएगी। आपको जो भी यहाँ पे इनपुट सोर्स से आप अप्लाई करोगे वो डायरेक्टली वोल्टेज डिवाइडेड बाय से Q पॉइंट, ये जो चीज़ है वो सिर्फ इसके लिए काम करती है, हमारे एसी सोर्स के लिए ये कोई काम नहीं करती, क्योंकि ये जो बाइसिंग है ये ट्रांजिस्टर के लिए के Q पॉइंट को स्टेबल करने के लिए क्या करी है, बनाई है। इसमें जो सबसे बड़ी बात याद रखनी है वो ये बात याद रखनी है कि इस तरह की डिजाइनिंग के लिए, इस तरह की कपलिंग टेक्निक्स के लिए जो ट्रांजिस्टर यूज होंगे वो ट्रांजिस्टर कॉमन ट्रांजिस्टर नहीं है, जैसे BC147, 413 इस तरह के आप आईसीज यूज करते हो, उसमें उस तरह के ट्रांजिस्टर यहाँ पे यूज नहीं होंगे। इस कपलिंग में आप जो ट्रांजिस्टर यूज करोगे वो स्पेशल विशेषता डिजाइन किए होंगे केवल इस टेक्निक के लिए। क्यों, उसका रीजन बता दूं। स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर डायरेक्ट कपलिंग। स्पेसिफिकली डिजाइन किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं डिजाइन, वो इसलिए किए जाते हैं क्योंकि हमें ये पता है, मैंने आरसी कपलिंग में ये बात बताई थी कि जो बीटा की जो वैल्यू है, बीटा की जो वैल्यू वो टेम्परेचर के हिसाब से बढ़ती और घटती है, और बीटा क्या है हमारा गेन, करंट गेन फैक्टर है। तो आपका करंट गेन फैक्टर बार बार बढ़ेगा और घटेगा, फ्लक्चुएट करेगा, तो वो आपके वोल्टेज पे भी इफेक्ट डालेगा और फिर आपके वो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स पे भी इफेक्ट डालेगा। तो वहाँ तो हमने क्या कर लिया था, उन चीज़ों को वर्कआउट कर लिया था उसमें। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट कपलिंग में आप किसी भी तरह का कोई कैपेसिटर यूज नहीं कर रहे हैं। तो जब आप उसमें यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको ये पता है कि इसके लिए हमें डायरेक्ट कपलिंग के लिए जो आप ट्रांजिस्टर बनाएंगे, आप वो ट्रांजिस्टर इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि बेस एमिटर वोल्टेज एंड बीटा, बेस एमिटर दो ही चीज उसमें इफेक्ट हो रहा है, ये बेस बी है और ये ई है, तो ये क्या होगा बी बी। एक आपका, क्योंकि बेस एमिटर वोल्टेज और बीटा जो है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ते और घटते हैं, तो हम ऐसे
ट्रांजिस्टर डिजाइन करेंगे इसके लिए जिसमें VBE और बीटा ये जो पैरामीटर्स है ये टेम्परेचर के साथ बढ़े और घटे नहीं, मतलब दिस डज नॉट इफेक्ट these parameters मतलब दिस does not affect do not affect by temperature, यानी तापमान के प्रभाव से ये कभी बढ़े और घटे नहीं। समझ आ रही है इतनी बात? उसके बाद में अब हम एक चीज ये वाली कह रहे हैं कि अगर आपका, एक मिनट इसको ड्रॉ कर दो, एक मिनट ड्रॉ कर दो, 2 लाइन इसके बारे में बोल ली है और ये समझो। हो गया? चलिए यहाँ समझिएगा मैं क्या बता, ये लाइन लिख लीजिएगा। स्पेसिफिकली दीज ट्रांजिस्टर स्पेसिफिकली डिजाइन्ड फॉर डायरेक्ट कपलिंग। द ट्रांजिस्टर स्पेसिफिकली डिजाइन्ड फॉर डायरेक्ट कपलिंग। आप हिंदी में लिख सकते हैं, इस तरह की कपलिंग के लिए उपयोग होने वाले ट्रांजिस्टर विशेषता बनाए जाते हैं, विशेषकर इसी कपलिंग के लिए बनाए जाते हैं जिससे VBE और बीटा तापमान के साथ बढ़े और घटे नहीं। ठीक है? डन हो गया बच्चों? हो गया बच्चों? हाँ या ना? अब यहाँ सुनिए, अलग अलग ले लो कैसे, ठीक है? मुझे एक्चुअली तो जगह चाहिए थी इसलिए। यहाँ सुनो, अब यहाँ सुनेगा जरा, तो 2 लाइनें सुननी है, ये ओवर होगा ऊपर मेरी बात सुनो। अब इसमें क्या कह रहे हैं डायरेक्ट कपलिंग में? वर्किंग तो समझ आ गई, यहाँ से ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, नीचे कुछ कनेक्ट नहीं करेगा। अब ये कह रहा है, जब मैं इसकी वर्किंग की बात करूंगी, ये कह रहा है डायरेक्ट कपलिंग कि मैंने इसमें ट्रांसफार्मर तो लगाया ही नहीं, वो AC को पास करेगा, DC को रोक देगा। ठीक है? अब कहानी आती है कि अगर मैं इसमें मुझे AC, अगर मैं कपलिंग कैपेसिटर जोड़ भी दूं, अगर मैं यहाँ पे इनपुट पे कपलिंग कैपेसिटर जोड़ दूं, ठीक है, या यहाँ पे कपलिंग कैपेसिटर जोड़ दूं,
तो आपको ये बात पता है कि अगर लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल होगा, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलती हूँ, अगर आपका लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल होगा, लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल मतलब जो 10 हर्ट्ज से कम की फ्रिक्वेंसी का सिग्नल, ठीक है, 10 हर्ट्ज ही है, हाँ 10 हर्ट्ज लेस देन 10 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज से कम की जो फ्रिक्वेंसी का जो सिग्नल होगा उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा कम है। इस फ्रिक्वेंसी को बिल्कुल लो फ्रिक्वेंसी, मतलब 0 के आसपास ही मानते हैं, ठीक है, 0 से 10 के बीच में, जो 0 से 10 में चलो तो आप इसको लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल कहते हैं, ठीक है। लो मिड फ्रिक्वेंसी सिग्नल मैंने आपको बताया था 50 हर्ट्ज, और मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी सिग्नल अपर फ्रिक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज। तो 0 से 10 का जो रेंज है वो फ्रिक्वेंसी सिग्नल बहुत ही ना के बराबर होते हैं। अगर ये सिग्नल तो वो भी आएंगे, हो सकता है हमें, अब मेरा फोन है ये वाला फोन, अब मैं जो मैं बोल रही हूँ आपको सुनाई दे रहा है ना, अब अगर सपोज मैं कान से आप मेरे से बात कर रहे हैं या मैं कह रही हूँ आपने कोई गाना बढ़ाया, आपने उसकी आवाज़ को कम और ज़्यादा किया तो आप आवाज़ एक बार बढ़ती रहे ना, कि बढ़ा वॉल्यूम के मदद से आप बढ़ा देते हो ना की से, तो वो उसी रेंज की फ्रिक्वेंसी है। लेकिन अगर आप उसको किसी सिस्टम पे लगाओ तो वो बहुत बड़ी फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। तो मैं ये कह रही हूँ कि जब आपकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा कम है और अगर आपने यहाँ कैपेसिटर लगा भी दिया, यहाँ पे कपलिंग कैपेसिटर यहाँ पे या यहाँ पे, तो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल जो है अगर मैं लगा दूँ कपलिंग कैपेसिटर, तब भी वो वैल्यू क्या नहीं कर पाएगी, काम नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत कम है, और जब फ्रिक्वेंसी कम है तो रिएक्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। रिएक्टेंस ज्यादा होने का क्या मतलब हो गया कि बहुत ज्यादा प्रतिघात, बहुत ज्यादा ड्रॉप, बहुत ज्यादा है, तो करंट को तो क्या नहीं होने देगा, पास ही नहीं होने देगा, जीरो करंट। और जब जीरो करंट को उस फ्रिक्वेंसी को पास ही नहीं होने दे रहा है, तो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल का आरसी कपलिंग में तो मतलब ही नहीं रह गया। जैसे आरसी कपलिंग में मैंने क्या लगा रखा था, कैपेसिटर लगा रखा था, तो वो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को तो वो भी नहीं पास कर पा रहा था, और लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को ये आरसी कपलिंग भी नहीं पास कर पाएगा, हाँ या ना। तो हम ये कह रहे हैं कि यानी लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल के लिए, ध्यान से सुनो, लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल के लिए जैसे आरसी काम नहीं कर पा रहा था, आरसी मैं आपको क्या कह रही हूँ, पहले आपको उस बात को सुनना। मैं ये कह रही हूँ कि मुझे लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल के लिए क्या बनाना है, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर बनाना है। अब आई मेरी बात समझ, मुझे लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल के लिए कपलिंग टेक्निक्स को यूज करना है, किसमें, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, ठीक है। ये एम्पलीफायर का आपको यूज करना ही करना पड़ेगा, एक स्टेज से तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, कम से कम 2 या 3 स्टेज आपको यूज करनी पड़ेगी। अब मुझे क्या करना है, मुझे गेन को बढ़ाने के लिए, लेकिन मेरी जो फ्रिक्वेंसी रेंज है वो लो फ्रिक्वेंसी रेंज है। अब 0 से 10 तक मान, 20 मान, मैक्सिमम 50 मान, 20, इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता। उस 0 से 15 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को जब आप पास करोगे और आप आरसी कपलिंग को यूज कर रहे हो, तो आरसी कपलिंग तो उस फ्रिक्वेंसी को वैसे भी पास नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो फ्रिक्वेंसी क्या है, लो है, और कपलिंग कैपेसिटर फ्रिक्वेंसी को पास ही नहीं होने देगा। तो जब उस सिग्नल को वो पास ही नहीं होने दे रहा है, तो वो क्या हो जा रहा है, वो गेन थोड़ा ना मिला आपको, क्या मिला, लॉस मिला। तो यानी लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल पे अगर आप ट्रांसफार्मर कपलिंग को यूज करोगे या आरसी कपलिंग को यूज करोगे तो वो काम करेगा ही नहीं, क्योंकि उतनी लो फ्रिक्वेंसी पे आपका जो कैपेसिटर है वो क्या करेगा, कैपेसिटर में ट्रांसफार्मर क्या करेगा, बहुत ज्यादा रिएक्टेंस देगा, प्रतिघात बहुत ज्यादा देगा। और प्रतिघात का क्या मतलब है, ड्रॉप, जो रेजिस्टेंस का काम होता है। तो वो क्या कर रहा है, लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को वो पास नहीं होने दे रहा है, रिएक्टेंस बहुत ज्यादा दे रहा है, इसका मतलब वहां पे लॉस बहुत ज्यादा हो जा रहा है, क्योंकि सिग्नल तो एम्पलीफाई हो नहीं पा रहा है। तो जब सिग्नल एम्पलीफाई नहीं, आपने पेपर दिया, आप पढ़े, आप पास नहीं हुए, तो आप क्या हुए, फेल ही तो हुए, तो गेन थोड़ा ना हुआ, लॉस ही तो हुआ। आपने सिग्नल, आप 10 नंबर का पेपर करके आए, चलिए 30 नंबर, तो आप फेल ही हो गए ना। तो सेम यहाँ पे किया, अरे मैंने सिग्नल लगाया 10 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर, मैं आरसी कपलिंग को यूज कर रही हूँ। आरसी कपलिंग में इनपुट पे, आउटपुट पे और मिड में, दोनों स्टेजेस के क्या लगा है, कपलिंग कैपेसिटर लगा हुआ है। और कैपेसिटर क्या करता है, Xc = 1/2πfc, जिसकी फ्रिक्वेंसी पहले ही कम है, तो रिएक्टेंस क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। रिएक्टेंस का मतलब ड्रॉप बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब करंट को पास ही नहीं होने देगा, ना के बराबर। फ्रिक्वेंसी बिल्कुल कम है तो रिएक्टेंस बहुत ज्यादा होगी, आप समझिए इनफाइनाइट के आसपास, तो वो कुछ भी पास नहीं होने देगा। तो आरसी कपलिंग को यूज करने का उस चीज में फायदा क्या होगा, क्या वहां फायदा होगा ट्रांसफार्मर कपलिंग को यूज करने का। हम वहां पे क्या करते हैं,
अब हमें पता है कि वहाँ पे लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल पास तो हो नहीं पा रहा है, तो हमने अपना एक दिमाग लगाया कि जब हमें इतनी रेंज के सिग्नल्स को पास करना हो तो हम क्या करें, ना तो हम आरसी कपलिंग को यूज़ करें, वहाँ कॉस्ट बढ़ जा रही थी, फिर ट्रांसफार्मर कपलिंग, उससे तो कॉस्ट और भी ज़्यादा बढ़ पा रही थी कि ट्रांसफार्मर तो महंगा है। तो उन दोनों को हटा के हमने उसकी जगह रख दिया डायरेक्ट कपलिंग। यहाँ पे कोई भी कैपेसिटर नहीं लगा है, यहाँ पे कोई भी कैपेसिटर नहीं लगा है। तो जब कोई भी कैपेसिटर नहीं लगा है तो ये क्या करेगा, आपके लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को क्या कर देगा, पास कर देगा। समझ आ गया बात? पहली बार पास कर देगा। दूसरी बात, यानी लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल पे आपको जब छोटे एम्पलीफायर्स चाहिए तो वहाँ पे आपको इसका आप क्या करोगे, डायरेक्ट कपलिंग को यूज करोगे, जो फिजिबल भी होगा, रीजनेबल भी होगा, साइज भी छोटा होगा। दूसरी बड़ी चीज, मैडम फिर डीसी तो पास होगा, तो डीसी तो कोई रोक ही नहीं पा रहा है। जब लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को पास कर रहा है तो उसके साथ डीसी के कंपोनेंट यहाँ से भी आएंगे, डीसी के कंपोनेंट यहाँ से आएंगे, तो वो तो इस स्टेज से स्टेज में भी पास होंगे। हाँ बिल्कुल पास होंगे। तो ये जो डायरेक्ट कपलिंग है ये बेसिकली हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे हमें डीसी का गेन क्या करना हो, बढ़ाना, जहाँ पे हमें डीसी को पास करना। जब आपको डीसी को पास कर, एसी को पास करने का क्या मतलब था कि आप एसी के गेन को बढ़ा देते। सेम आपने किसके लिए किया, डीसी के लिए। एसी गेन को बढ़ाने के लिए आप कौन सा यूज करते थे, आरसी और ट्रांसफार्मर। जब आपको डीसी भी गेन बढ़ाना है, डीसी गेन बढ़ाना है तो आप क्या यूज करोगे, डायरेक्ट कपलिंग। समझ आ गया मेरे तक? तो डायरेक्ट कपलिंग इज यूज्ड टू इंक्रीज द गेन ऑफ द डीसी। समझ आ गया? डीसी सिग्नल्स, जब आपको डीसी सिग्नल्स को पास करना हो, उसके एम्प्लीफिकेशन करना हो तो आप डायरेक्ट कपलिंग को यूज करते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर है? अब हम देखते हैं इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। अब देखो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आपका लो फ्रीक्वेंसी पे तो क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा, और हाई फ्रीक्वेंसी पे पहले की तरह, हाई फ्रीक्वेंसीज में ये पहले की तरह क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला। किसकी वजह से, स्ट्रे कैपेसिटेंस की वजह से। देखो मैंने तुम्हें बोला था हम चाहे कोई भी कैपेसिटेंस ना लगाएं, कोई भी कैपेसिटेंस ना लगाएं, लेकिन हमारी ये जो कैपेसिटेंस आती है दो, क्योंकि हमारा जो डायोड है, जो हमारा ट्रांजिस्टर है, उसकी हर दो डिवाइसेस के बीच में क्या हो जाता है, एक मिनट तुम पीछे जोड़ के जाना, कंप्यूटर साइंस वालों को बोल दो आ जाओ, जल्दी जाओ, ये जा रहे हैं। तो उनसे तो वहां पे आपको क्या जाता है, कैपेसिटेंस आपकी क्रिएट हो जाती है, आ जाओ भाई। तो यहाँ पे आपका स्ट्रे कैपेसिटेंस आपका क्रिएट हो जाता है, यानी हाई फ्रीक्वेंसी पे ये कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा पिक्चर में आएंगे। जो स्ट्रे कैपेसिटेंस है और जो पैरासिटिक कैपेसिटेंस है और जो इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस है, तीनों के नाम बताए थे मैंने लास्ट वीडियो में जब आप आर्ट्स पढ़े। तो उस केस में प्रभाव, तो उस केस में आपका हाई फ्रीक्वेंसी में ये कैपेसिटेंस जो है वो बहुत पिक्चर में आती है। तो जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, ठीक है, तो रिएक्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, रिएक्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वहाँ पे भी आपका रिएक्टेंस क्या है, वहाँ पे भी आपका गेन कम हो जाएगा। लेकिन लो फ्रीक्वेंसी पर स्ट्रे कैपेसिटेंस और इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस पिक्चर में नहीं आते। इसीलिए जो भी सिग्नल आप पास करोगे लो फ्रीक्वेंसी पे, और ये आपकी अपर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो ये क्या होगा, पहले तो फ्लैट रहेगा और 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक, और उसके बाद में ये घटना शुरू। तो ये ग्राफ है, समझ आ गया मेरी बात? तो लो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लो, देखो ये सारी अब आपके दिमाग में से एक क्वेश्चन आपको और क्लियर कर दूं, बैठ जाओ सर आप, क्यों कर रही हो कटर पे के आंसर कर। मैं आपको ये कह रही हूँ सारी कहानी कैपेसिटर की वजह से होती है, ठीक है। कैपेसिटर हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहे, यूज ही नहीं करेंगे डायरेक्ट कपलिंग। लेकिन चाहे कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, जो ट्रांजिस्टर की दो जंक्शन है ना, NPN, NPN ऐसी होती है ना, NPN, जैसे मैं कहूँ NPN, तो N नेगेटिव P पॉजिटिव N नेगेटिव, तो आपका इलेक्ट्रोड्स का कैपेसिटर क्या होता है, यही तो होता है, यही तो होता है। तो ये अपने ट्रांजिस्टर के बिहेवियर की वजह से, क्योंकि उसमें दो डिप्लेशन लेयर्स होती हैं, एक लेवल पे आके मैंने आपको ये ECD में बताया भी था कि वीडियो बनी हुई है, जब वीडियो हमने स्टार्ट की थी उसके अंदर आपको बताया भी गया था कि आपकी जो कैपेसिटेंस है, एक जगह पे आपकी दो टाइप की कैपेसिटेंस, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस आपको समझाया गया था।
तो आपका जो ट्रांजिस्टर है वो कैपेसिटेंस की तरह बिहेव करते हैं। जो फ्लैश लेयर क्या होता है, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, तो आपका कैपेसिटर भी यही है। तो ये जो कैपेसिटेंस है ये लो फ्रिक्वेंसी पे तो रिएक्ट नहीं करती, लेकिन अपर फ्रिक्वेंसी पर ये क्या जाती है, पिक्चर में आ जाती है और बिल्कुल कैपेसिटर की तरह बिहेव करती हैं। और कैपेसिटर की तरह बिहेव करने की वजह से ये क्या करती हैं कि जब फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी तो रिएक्टेंस बहुत कम हो जाएगी। तो जब रिएक्टेंस बहुत कम हो जाएगी तो वहाँ पे आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपका लॉसेस होना हैज़ बीन स्टार्ट। समझ आ गई मेरी बात? उसके बाद में तो अब आप ये कह सकते हैं इसको देख के कि पैरासिटिक कैपेसिटेंस की वजह से फ्रिक्वेंसी बढ़ने पर आपका जो गेन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसमें, डायरेक्ट कपलिंग में। यानी लो फ्रिक्वेंसी पर पैरासिटिक कैपेसिटेंस पिक्चर में नहीं आएंगे तो यहाँ पे जो गेन रहेगा वो क्या रहेगा, फ्लैट। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है? और इसकी अभी देख लीजिए मेरिट्स इसके क्या है, डीसी एम्पलीफायर के लिए यूज करते हैं, लो फ्रिक्वेंसी डीसी एम्पलीफिकेशन के लिए यूज करते हैं और लो फ्रिक्वेंसीज पर यूज करते हैं। कोई कपलिंग कैपेसिटर यूज नहीं होता, इसलिए सर्किट छोटा है और सस्ता है। ठीक है, दोष क्या है, ऑपरेटिंग पॉइंट स्पेसिफिकली डिजाइन करने के बाद भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाती है, तो जो रिक्वायर्ड है उससे थोड़ी वैल्यू खिसक जाती है। ठीक है, उसके बाद में जो लास्ट है, हाई फ्रिक्वेंसीज पर जो आपका एम्प्लीफिकेशन है वो नहीं हो पाता है, ये इसका दोष है। समझ आ गया? क्योंकि पैरासिटिक कैपेसिटेंस हैज बीन कम आउट इन द पिक्चर, तो आपके जो स्ट्रेट कैपेसिटेंस है उसकी वजह से आपका हाई फ्रिक्वेंसीज पर कोई भी गेन नहीं होगा, गेन आएगा पर वो लॉस के बराबर है। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच। अब मेरी एक बात सुनते जाओ।